नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर आज चर्चा होने जा रही है जंगल में भड़की आग और उस पर हो रही सियासत पर। देवभूमि उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। वन्य जीवों की जिंदगी खतरे में है। करोड़ों की वन संपदा राख होती दिख रही है। हर साल वनाग्नि रोकने के दावे तो तमाम होते हैं, लेकिन हालात अब भी वैसे ही हैं और सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। हर बार की तरह इस पर भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जंगलों में हर साल लगने वाली आग पर आखिर नियंत्रण क्यों नहीं पाया जा रहा? क्या वन विभाग का इंतजाम नाकाफी है, या सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं, या फिर वन अग्नि अब सिस्टम की स्थायी विफलताएं में से एक बन चुकी है? इन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में आग अब सिर्फ मौसमी समस्या नहीं रह गई। ये पर्यावरण, वन्य जीव और मानव जीवन तीनों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। वन विभाग हर साल फायर सीजन में आग की घटनाओं का आंकड़ा तो जारी करता है, लेकिन जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों को कितना नुकसान हुआ, इसका कोई स्पष्ट आकलन आज तक सामने नहीं आया। वहीं लगातार बढ़ती गर्मी और कम बारिश ने हालात और भी भयावह बना दिए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि आग से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे वन्य जीवों, पक्षियों और जैव विविधता को होता है। जंगल तो नष्ट होते ही हैं। विशेषज्ञों की चेतावनी के बीच अब इस मुद्दे पर सियासत भी होने लगी है। भाजपा सांसद अनिल बलूनी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे पौड़ी के जंगलों में लगी आग देखकर अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाते नजर आ रही हैं, जिस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया है और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वनाग्नि है वो भी विकराल रूप लेती चली जा रही है। ये कोई पहला साल नहीं है। पता है वन विभाग को कि इस मौसम में वनाग्नि लगती है। क्या आप रणनीति बनाते हैं? क्या आपकी कार्य योजना होती है? कैसे आप अपने विभाग को लैस करते हैं? क्या आपका होमवर्क होता है? क्या आपकी ब्रीफिंग होती है? क्या आपकी वर्कशॉप्स होती है? क्या आप कम्युनिटी से मदद मांगते हैं? क्योंकि स्थानीय लोकल्स के बिना तो आग पर काबू पाना बिल्कुल नामुमकिन दिखाई पड़ता है। तो जो चीजें भी माननीय हरीश रावत जी की सरकार में वनाग्नि के प्रति की गई थी, उन सबको भी एक किनारे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अपने तो दिमाग में कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई योजना कभी भी सुबोध उनियाल के होती नहीं है, गाली जितनी दिल वालों को। जंगलों की आग को विपक्ष सरकार और वन विभाग की नाकामी बता रहा है, जिस पर वन विभाग का कहना है कि 21 विभागों के साथ समन्वय बनाकर आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है और हर वर्ष गर्मियों में वनाग्नि लगती है। उसको रोकने के भी प्रयास होते हैं और जनता से भी आह्वान किया जाता है कि वनों से उधर से निकलते हुए वहां पर कोई जलते हुए चीजें न फेंकें, जिससे अग्नि भड़के। और सरकार भी उस पर अपना पूर्ण ध्यान लगा करके प्रयास करती है कि कम से कम नुकसान। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस साल कम बारिश और कम बर्फबारी की वजह से जंगल की आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। 15 फरवरी से 30 जून तक का समय सबसे संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान अब तक राज्य में वनाग्नि की 296 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें 243 घटनाओं में वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ शामिल है। उत्तराखंड की पहचान उसके जंगल, पहाड़ और जैव विविधता से है, लेकिन हर साल धधकते जंगल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वनाग्नि रोकने के दावे जमीन पर क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। आखिर कब तक जंगल जलते रहेंगे और कब तक वन्यजीव और वन संपदा इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तरह के हालात वहाँ क्यों देखने को मिल रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बीते कुछ 3-1 महीनों से वहाँ पर एक के बाद एक आगजनी की घटनाएं जंगलों में हो रही है। जहाँ एक तरफ मौसम की शुरुआत से पहले कहा जाता है कि तैयारियां कर ली गई है, लेकिन जिस तरह के हालात देखने को मिल रहा है, ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या वन संपदा को बचाने को लेकर तैयारियां पूरी थी? चलिए, मथुरा दत्त भाजपा से हमारे साथ, मंजू त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ है और नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मथुरा दत्त जी, सीधा सवाल इस पर यही है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से कितने हेक्टेयर जंगल
हर साल वनाग्नि की चपेट में आकर जलते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। और दुर्भाग्य तो ये भी है कि ना सिर्फ वो पेड़ जो सालों पुराने हैं, बल्कि जो नई आपने वहां पे जो पौधारोपण हुआ था वो तक बर्बाद होता नजर आ रहा है। कहाँ गई ट्रेनिंग, जो बातें हो रही थी कि वहां पर लोकल्स की भी हेल्प ली जाएगी, एकदम तुरंत एकदम जानकारी मिलने पर सीधा कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, ऐसी स्थिति वह बनती दिख नहीं रही। देखिए, वनाग्नि के मामले में सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। माननीय वन मंत्री जी ने वन महकमे के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, उसमें बैठक भी ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसकी गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके कहा कि जहां जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं, उनमें तत्काल अंकुश लगाया जाए। और वन महकमे के कर्मचारी इसमें काम भी कर रहे हैं। बहुत सी जगह से आज बागेश्वर की घटना हुई, उस संबंध में वहां पर के अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है और उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर कहीं पर भी वनाग्नि के मामले में कोई भी ढिलाई बरती गई तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो उस क्षेत्र में, जिनकी पोस्टिंग उस क्षेत्र में है, जो जहाँ तैनात है। अगर उनके क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं होंगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं जी, उत्तरदायित्व तय कौन करेगा? क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। नहीं, मैं मान सकते हैं। मैं अभिषेक जी वहीं पर, देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि व्यक्तिगत रूप से किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है और इस संबंध में हमको जन जागरण अभियान भी चलाना पड़ेगा और हमको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और हमें स्थानीय लोगों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। देखिए, वन पंचायतों को अलग से सरकार की तरफ से फंडिंग की गई है कि आप वनाग्नि को रोकिए और जिस वन पंचायत में वनाग्नि नहीं होगी, जिस वनाग्नि के क्षेत्र में, और उनको अलग से पुरस्कृत किया जाएगा, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने प्रोत्साहित करने का काम किया है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ घटनाएं अभी वर्तमान में कुछ जगह दिखाई दे रही हैं और सरकार उसमें एक आध दिन में निश्चित रूप से अंकुश लगाएगी। और सरकार का मानना है कि अगर कहीं पर भी वनाग्नि हुई और उस क्षेत्र का डीएफओ उसके लिए जिम्मेदार रहेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलो ठीक है। मंजू जी, वो तो कह रहे हैं देखिए तैयारियां की है, वहां पर कंसोलिडेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पंचायतों को वहां पुरस्कृत भी कर रहे हैं अगर आग ना लगे वनाग्नि। और कुछ तो वाकई में ये भी मानना पड़ेगा, कुछ चलिए मान सकते हैं कुछ मानवीय कारण होंगे, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह का मौसम है, सूखी घास होती है, वहाँ पे जंगल होता है और ह्यूमन एक्सेसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उन घटनाओं के इतर अभी जो स्थिति बन रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अभिषेक जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जनरल खड्डूरी जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपकी बात पर आती हूँ। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और ये अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में, पूरे देश में जो है मानी जानी जाती है। लेकिन जिस तरह से वो बोलते हैं ना कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई थी, जब आप अंधाधुंध वनों को काट रहे हैं उसका असर पर्यावरण पे पड़ेगा। बोलेंगे विकास किया, ये विकास हो रहा है कि उत्तराखंड विनाश हो रहा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से अंधाधुंध जंगलों को काट काट के उसकी जो है जब आत्मा ही खत्म कर दे रहे हैं तो उसका असर पर्यावरण पे पड़ेगा। बारिश कम होगी। देख रहे हैं कि कभी भी हीट स्ट्रोक के चलते कभी छुट्टी हुई थी, लेकिन जब न भविष्य तो वो भी हो गया। जब इस तरह से अत्याचार प्रकृति के साथ होगा तो प्रकृति अपना तांडव दिखाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता और वही हो रहा है उत्तराखंड में। आज इस तरह से धू करके जो है जंगल जल रहे हैं, स्थानीय लोग बेचारे करें क्या? उनके हाथ में क्या है? पार्टी तो दो मित्रों के लिए पूरे बिक चुकी है, हर राज्य अडानी और अंबानी को अमीर करती नहीं। पर मंजू त्रिपाठी जी फिर एनजीटी क्या कर रही है इस मामले को लेकर? अगर आप कह रहे हैं कि गैर वाजिब तरीके से पेड़ और जंगल छाट दिए जा रहे हैं तो एनजीटी का फिर मतलब क्या रह गया? देखिए, जो हो रहा है वो आपके सामने, एनजीटी भी सरकार के जो है चंगुल में फंसी हुई है। आज सरकार क्यों नहीं संज्ञान में लेती है?
सरकार बड़ी बड़ी डीके मारती है कि हम पहाड़ का विकास करेंगे, फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे, लेकिन आज जब धरातल पे चीजें आती है, देखिए गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ती थी, देहरादून में इस तरह की गर्मी आपने कभी देखा? प्रकृति से छेड़छाड़ ना की जा रही होती तो आज ये स्थिति ना पैदा होती। नहीं, लेकिन आज भी इस बोलते बार हैं, तो दे रहा है, बहुत ज्यादा ही दुरुस्त है, गर्मी पड़ रही अभी है भी। और पूरे भारत में गर्मी पड़ रही है बिल्कुल, इस बार। बारिश हो रही है, लेकिन तो जब लेकिन आप मंजू जी, पेड़ों को- सवाल यह है कि ऐसी स्थिति बन क्यों रही है? क्या कारण इसके पीछे है? जाहिर तौर पर राज्य सरकार ये तो नहीं चाहेगी कि हमारे ही राज्य के खुद के जंगल वो खुद जला दे या जल जाए, तो कहाँ कमी दिखाई दे रही है आपको? मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब पूरे जंगल के पेड़ पौधे सब काट दिए जाते हैं, तो क्या आप यहाँ से सहस्त्रधारा चले जाइए, सारे पेड़ काट दिए गए। तो ये तो हम लोग हर चैनल पे कहते हैं कि जो प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। बोलते हैं ना, बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर में। तो जो ऐसा हमारा जो है काम होगा, वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा। नीरज गोली जी, ये जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या मंजू जी की बात को सही मान लें कि जो जंगल का जो इकोसिस्टम था उसको कहीं ना कहीं उसको प्रभावित किया गया है? और ये बात भी बड़ी गौर करने वाली है कि 2019 से 24 के बीच में आगजनी की घटनाएं जो है और बढ़ी है। तो जैसे जैसे राज्य संसाधन से परिपूर्ण हो रहा है, लेकिन ये तो उल्टी गंगा बह रही है कि और आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। किस तरह से देखिए ये जो घटनाएं हुई बीते 3 महीने में, खासतौर से आगजनी को लेकर 93 दिनों में? अभिषेक जी देखें, उत्तराखंड अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल जंगल पहाड़ जैसे प्राकृतिक संसाधनों की वजह से विश्व में एक अलग स्थान रखता है, एक अलग ख्याति रखता है। और ये वो राज्य है जिसने पूरे देश की, पूरी दुनिया के अंदर पर्यावरण के प्रति जो है लोगों में अलख जगाई है। आप चिपको आंदोलन यहाँ से चला, सब पूरी दुनिया जानती है। चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, बड़े बड़े लोगों ने बहुत जल जंगल और पहाड़ के लिए संघर्ष किया, बड़े बड़े आंदोलन किए जो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बने। तो उस दृष्टि से, उस नाते से जब हम लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले 35-36 वर्षों से तो मैं भी देख रहा हूं, राज्य बनने के 26 वर्ष हो गए और उससे पहले से देख रहा हूं कि ये जो वनों में अग्नि की जो समस्या है और जो उससे नुकसान हो रहा है, हम दावे बड़े बड़े करते हैं, बहुत तरह की नीतियां बनाते हैं, बहुत तरह के एक्शन प्लान बनाते हैं, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ पा रहा। और ये आज का दौर वो दौर है, मतलब 35 वर्षों बाद आज के हम उस दौर में आ गए जब विज्ञान और तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। और ये बात ठीक है कि जन सहभागिता और वन पंचायतों को, महिला मंगल दलों को, इन लोगों का हम सहयोग लेते हैं। जो फौरी एक्शन प्लान है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो उसको भी अपनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो है हर साल वन अग्नि की तमाम बड़ी घटनाएं होती हैं जिससे हमारे वन संपदा, जंगलों के पेड़ों को नुकसान, वन जीवों, अभी वन जीव की तो बात ही नहीं हो रही है कि वन जीवों को कितना नुकसान होता, कोई आंकलन नहीं सरकार ने करा कि जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो उनका क्या होता होगा, कि उनका तो रैन बसेरा और घर ही जंगल है और कितना नुकसान होता है हमारे को। खाली हम एक मोटा मोटा ही निकाल देते हैं कि भाई इतने हेक्टेयर जंगल जो है जल गया। मेरा ये मानना है कि हाल की जो घटना हुई अभी, एक जिस घटना में आप हमारे राज्यसभा सांसद जो अनिल बलूनी ने जिसका संज्ञान लिया जाते हुए, रूट से निकलते हुए, आपने उस फोन का आपने देखा, वो क्लिपिंग हमने भी सुना और उस घटना को उस दिन हमने सुना कि वो बता रहे डीएफओ को फोन करके, और डीएफओ को कह रहा है कि नहीं वहां हमारी टीमें लगी हुई हैं, वहां हमारी टीमें देख रही हैं। उन्होंने फिर बोला दोबारा से कि नहीं भाई, मैं तो इस मार्ग से गुजर रहा था और मैं देख रहा हूं और मुझे कहीं आसपास तक आपके लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी डीएफओ है संबंधित एरिया के, कम से कम ये वाला पीरियड है फरवरी से लेकर जून तक का, जिस दौरान जो है वन अग्नि की ज्यादा घटनाएं होती हैं, जिस दौरान ज्यादा नुकसान होता है जल और जंगलों को, तो इनकी जिम्मेदारी और इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है हमें उसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि ये हमारी एक ऐसी धरोहर है कि ये चीजें मिलती नहीं है। और एक बात जो मंजू जी कह रही थी, इस बात से मैं काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूं। मैं एक ही बात कहता हूं, नए वन लगाने से अच्छा जो पुराने लगे हुए हैं उनका संरक्षण है, उसकी सुरक्षा कर ली जाए, तो मुझे लगता है नए लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम उतने संवेदनशील नहीं है इन वनों के प्रति जितना हमें होना चाहिए, और सरकार के इंतजाम भी जो है कम पड़ जाते हैं। क्योंकि ये नहीं, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, इनकी सरकार में भी यही होता था। कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाती थी। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे ऐसे संसाधन है, इस पे राजनीति का विषय कोई नहीं है।
इसमें समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए बजाय पॉलिटिक्स के, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे अपोजिशन के लोग हों, क्योंकि भाई ये एसेट्स हमारे ऐसे दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। तो इस पे सरकार को बहुत गंभीरता से काम करना है। हर साल आता है, 3-4 महीने का समय निकल जाता है, फिर हम कहते हैं कि अगले साल देखेंगे, तैयारियां भी हम खूब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये उस पर निर्भर रहते हैं कि भगवान ऊपर से इंद्रदेव बरसेंगे, बर्फबारी होगी, तो बारिश भी तभी होगी जब वन संपदा सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उसका भी इफेक्ट पड़ता है बारिश पे। बिल्कुल उसी से रिलेशन है। जी मथुरा दत्त जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि देखिए जो बात उन्होंने कही कि जो आपके पास पुराने जंगल है उन्हें ही संरक्षित कर लीजिए, नए तो वैसे भी संभल नहीं रहे हैं। और जब आपके पार्टी के खुद के नेता जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कॉल करके कह रहे हैं कि आपके जो वन कर्मी मौके पर मौजूद नहीं है, स्थिति वहां कंट्रोल से बाहर हो रही है, कहीं ना कहीं एक खराब एग्जाम्पल सेट हो रहा है, वहां पे दिख रहा है कर्मचारी गंभीरता से काम नहीं कर रहे। देखिए अभिषेक जी, आदरणीय नीरज कोहली जी वरिष्ठतम पत्रकार है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनके सुझाव जब भी आते हैं बड़े महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं और सरकार की तरफ से कोशिश भी होती है, हम लोग भी उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं एक आपको आंकड़ा दूं और इस बात से मेरे ख्याल से आदरणीय कोहली जी भी सहमत होंगे, जब राज्य बना था तो 67% हमारे पास वन संपदा थी। वन क्षेत्र जो हमारा होता है, टोटल हमारा पूरा हमारे यहाँ का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें 67% वन थे जी। और आज हमारे पास 72% वन क्षेत्र हो गया है। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ वन क्षेत्र का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जमीनें हमारे यहाँ बंजर पड़ रही हैं, लोग अपना स्थानीय स्तर पे वन पंचायतों के माध्यम से भी जंगल तैयार कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी छोटी बहन मंजू जी ने कहा कि अवैध पातन हो रहा है, वनों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। आज तो देखिए वनों में अगर आप हमको एक पत्ती भी, जानवरों के लिए पत्ती तोड़ने का अधिकार नहीं है। एनजीटी अपना काम करती है, वन अधिनियम अपना काम करता है, सड़क मार्ग को बनाने के लिए भी हमको परमिशन लेनी पड़ती है, बटिया बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वन संरक्षण अधिनियम हमारे यहाँ बहुत ही कठोरतम है और ये नहीं, वो नियम तो पहले से बने हुए हैं मथुरा दत्त जी, लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों में जो आगजनी की घटनाएं हुई, क्या उन जगहों को ट्रेस किया गया जहां पे घटनाएं होती हैं? कितनी वन संपदा का नुकसान हुआ, कितने वन्य जीवों का नुकसान हुआ, क्या उसके ऊपर कोई स्टडी है? जी मैं उसी में आ रहा हूँ, एक में मेरी पहले बात पूरी होनी दीजिए, वहीं पर जी। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कहीं पर भी अवैध कटान नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं अपनी बहन से विनम्र निवेदन करूंगा, अगर उनकी नॉलेज में हो, कहीं जंगल कट रहे हो, रिजर्व फॉरेस्ट हो चाहे सिविल फॉरेस्ट हो, कम से कम हमको सूचना दे दें, हम उनके खिलाफ जो लोग इस तरीके का अवैध पातन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते। जहां तक आपका सवाल है कि निश्चित रूप से वनाग्नि से बहुत बड़ा नुकसान होता है, प्रतिवर्ष हो रहा है, ये नई बात नहीं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं, आप कोहली साहब जानते हैं, मुझे जो बात सत्य होती है मैं उसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। और लेकिन विगत वर्षों के अपेक्षा वनाग्नि में सरकार ने कंट्रोल करने का प्रयास किया है। आज पहली बार 2-3 जगह पर, जैसे बागेश्वर की घटना है, माननीय सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी ने जो सूचना दी है, पौड़ी गढ़वाल वाला वहां का मामला है, 1-2 जनपदों में अन्य जगह पर ही वनाग्नि की घटनाएं हुई है, उसकी सूचना सारी सरकार के पास है। और हमने कहा, जैसे कोहली साहब ने कहा कि उन अधिकारियों पर जिनके क्षेत्र में वनाग्नि हो रही है उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। और ये सरकार ने तय किया। माननीय मंत्री जी ने जब बैठक दी थी, वन मंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी रेंज में वनाग्नि होगी तो वहां का रेंजर जिम्मेदार होगा और वहां का डीएफओ जिम्मेदार होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और क्रिमिनल केस दायर होंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि वनों को संरक्षित किया जाए। ये हमारा तो राज्य हुआ है कि सबसे ज्यादा पर्यावरण उत्तराखंड राज्य दे रहा है पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा जल उत्तराखंड राज्य दे रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ कई नदियां हैं
जो पूरे देश को पानी देती हैं और विश्व में पर्यावरण बचाने में सबसे बड़ा योगदान उत्तराखंड का है। मथुरा दत्त जी, नॉर्थ ईस्ट का जंगल इंडिया का ऑक्सीजन सिलेंडर माना जाता है, इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन मेरा यह भी सवाल है कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है वन का, क्या इसको संभालने के पास आपके पास पर्याप्त वन रक्षकों की संख्या है? क्या आप इस बात का इनकार करेंगे कि कमी है? शायद इसके चलते मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम होती है, आग बढ़ जाती है। कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा व्यवस्था में कमी है, ये मैं मान सकता हूँ। कमी कहीं नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा उनके लिए भी उस क्षेत्र में जाना बड़ा विहंगम क्षेत्र है, बेहद क्षेत्र है। अगर वन क्षेत्र जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको पहुंचने में भी कुछ दिक्कतें होती हैं वहां पहुंचने में, और उसके लिए हमारा अपना मानना है कि स्थानीय स्तर पर अगर हम लोगों को तैयार करेंगे तो हम वनाग्नि में कंट्रोल कर सकते हैं। वन पंचायतों में युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, और हम वन पंचायतों को अगर उसमें सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हम इसमें अंकुश लगा सकते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, विगत वर्षों की वनाग्नि की अपेक्षा इन कुछ वर्षों में वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हुई हैं और सरकार उसमें सफल रही है। कुछ वैज्ञानिक तरीके भी हमको अपनाने पड़ेंगे, उस दिशा में भी सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। मंजू जी, बीजेपी ये कह रही है कि पहला तो जंगल क्षेत्र है बड़ा है, दूसरा ये इसको लेकर बृहद स्तर पर प्रयास किए गए हैं। हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है और तैयारियां पूरी हैं। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए अभिषेक जी, मेरे बड़े भाई हैं जोशी जी, बहुत कुछ हमने से सीखा है। दूसरे बड़े भाई कोहली जी हैं जो कि काफी एक्सपीरियंस है। कोहली जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जो ये वन की बात, जो वनाग्नि है, ये जो कुछ भी है, ये हमें पोषित करना है, संरक्षित करना है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये जो नुकसान है वो सबके लिए नुकसान है। ऐसा नहीं है कि भाजपा वालों के लिए नहीं है, कांग्रेस वालों के लिए नहीं है, यूकेडी वालों के लिए नहीं है, ये हमारी धरोहर है। अभी मेरे बड़े भाई जोशी जी कह रहे थे कि जो है कहाँ पर गलती। आप ये देखिए कि आपने शहरदार रायपुर जाते समय, आप देखिए एयरपोर्ट जाते समय जो जंगल है, आप उनको देखिए खोखले होते जा रहे हैं सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे मेरे भाई लोग भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि किस तरह से जंगल खोखले हो गए। अभी ये हाईवे बना जो दिल्ली और देहरादून राजमार्ग बना कि 2.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंचे, कितने पेड़ काटे गए, क्या उतने पेड़ लगाए गए? तो हम क्या है कि अपनी जड़ को खोखला कर दे रहे हैं। पर मंजू जी, इस पर तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि हर बार जो है मामले को लेकर लोग पहुंच जाते हैं वहां पे, लेकिन विकास करना होता है तो कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। ये मेरी नहीं, कोर्ट की शब्दावली है। हाँ, ये भी है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बदले में आप कितने पेड़ लगा रहे हैं, उनका कैसे संरक्षण हो रहा है। जी, खाली फोटो खिंचाने के लिए पेड़ ना लगाए जाए, उनको कैसे संरक्षण दिया जाए, उसका भी जो है उनको क्या बोलते हैं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को। उसके लिए टीम गठित करनी पड़ेगी। समय थोड़ा सीमित है, आपने एक सवाल उठाया मथुरा दत्त जी, जल्दी से। सबके हित में होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब हमारी आत्मा है, और नहीं तो इस तरह की झेलना पड़ेगा हमें गर्मी, बरसात, कभी अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बरसात। ठीक है मथुरा दत्त जी, आप कुछ कहना चाह रहे जल्दी से, 30 सेकंड। वनों को बचाने के लिए सरकार के स्तर से आपने भी देखा होगा कि अवैध रूप से या पेड़ों का अंधाधुंध कटान न हो। नहीं, उन्होंने कहा कि सड़क बनाने के लिए भी हजारों पेड़ काट दिए गए, उसके बदले में आपने कितने पेड़ लगा, वो ये पूछ रही है। कई पेड़ नहीं कटे हैं, जहां जरूरत हो रही है वहाँ एलिवेटेड रोड बन रही है। आपके सामने उदाहरण है दिल्ली वाला जो हाईवे बना, आप यहाँ से नजीमाबाद की तरफ जाइए, जगह जगह पर आपको एलिवेटेड रोड मिलेगी। सरकार कहीं पे आवेदन से कोई चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं, समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। देखिए, वन संपदा जो है वो किसी राजनीतिक दल की पैरोकार नहीं होती, क्योंकि यही हमें ऑक्सीजन देते हैं, और अगर ये जल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। गर्मी का मौसम है और इस बार काफी ज्यादा तीव्र गर्मी पड़ रही है, एक चुनौती है खासतौर से डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए भी और वहां के स्थानीय प्रशासन के लिए भी, रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए। लेकिन जो घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही है और आग जो है विकराल रूप ले रही है, कहीं ना कहीं इस पर काम करना होगा। अगर ये दावा किया जा रहा है कि वृहद स्तर पर तैयारी की गई है तो वो जमीन पर भी दिखनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नाज़रीन टीवी। नमस्कार।